हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा उपस्थित हूँ अंतिम प्रहार के इस यूट्यूब चैनल पर। अंतिम प्रहार यूट्यूब चैनल एक ऐसा प्रयास है जिसमें मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है। इसी सीक्वेंस में आज का जो टॉपिक रहेगा वो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन है। इस टॉपिक को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे और आप कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर सीख कर जाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लास्ट में आप इसको लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर जाते हैं। डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का जो मेन कॉन्सेप्ट रहेगा, यहाँ पर हम लोग टू क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं और टू क्वांटिटीज हमें क्या कंसीडर करनी है, एक्स और वाई। तो टू क्वांटिटीज हैं एक्स और वाई। अब ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में कब रहेंगी, सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आगे क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इफ दे इंक्रीज और डिक्रीज, अगर उनको हम इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं किसी भी एक क्वांटिटी को, चाहे एक्स को करें या वाई को करें, टुगेदर इन सच ए मैनर दैट द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रिमेन्स कांस्टेंट। ये हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग जो आपका वैल्यूज होंगी वो कांस्टेंट रहेंगी, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब सबसे पहले इस करस्पॉन्डिंग वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है इसको हमें समझना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू के कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो इसके लिए सबसे पहले हमने दो टर्म एक्स और वाई जो लिए हैं, एक्स और वाई, ये क्या है आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ये आपका जो सिंबल है ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सिंबल है, इसको चलो हम डी पे लिख देते हैं। अब इस सिंबल को जब हम हटाते हैं तो यहाँ पर हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ता है जिसको हम के मानते हैं, ठीक है। के जो है उसको ही हम लोग आपका यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, करस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो एक्स की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, के इंटू वाई के। के यहाँ पर कैसे आ गया, क्योंकि हमने प्रोपोर्शन का जो आपका सिंबल है इसको हटा दिया और इसकी जगह हमने एक कांस्टेंट ले लिया जो कि क्या है, के। अब यहां से हमें अगर k की वैल्यू पता करनी है तो k इक्वल टू कितना आएगा, x डिवाइड में क्या जाएगा, बाई। बाई को हम आपका इस साइड ले गए तो x अपॉन बाई। ये क्या होती है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन के रेस्पेक्ट में इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। ये कांस्टेंट रहनी चाहिए, चाहे आपका x में कुछ भी इंक्रीमेंट हो जाए या y में कुछ भी इंक्रीमेंट हो, या x में कुछ भी डिक्रीमेंट हो या y में कुछ भी डिक्रीमेंट हो, ये वैल्यू आपकी सेम रहेगी। अब इसके बाद हम अगर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो यहाँ पर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। टू क्वांटिटीज हैं एक्स और वाई, इनको हम इनवर्स प्रोपोर्शन में कब बोलेंगे, इफ एन इंक्रीज इन एक्स, यानी कि अगर हम एक्स में इंक्रीज करते हैं तो इसकी वजह से जो आपका बाई है वो डिक्रीज कर जाता है। एक्स को इंक्रीज करने पर बाई उसी प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है, सेम प्रोपोर्शन में आपका डिक्रीज हो रहा है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि अगर एक्स को डिक्रीज भी कर रहे हैं तब भी आपका जो बाई है वो इंक्रीज कर जा रहा है, यानी कि इसका रिवर्स भी हो रहा है। इन सच अ मैनर दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो आपका क्या रहेगी, कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये आपका यहाँ पर कंडीशन है। इसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपका एक्स और वाई है, एक्स है और वाई है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एक को अगर इंक्रीज करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज कर जाती है, इसलिए हमने इसको 1 अपॉन बाई लिखा है। और अगर एक्स को डिक्रीज करेंगे तो बाई आपका इंक्रीज कर जाएगा। क्योंकि जो प्रोपोर्शन का सिंबल है इसको हमें हटाना है तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, k इंटू 1 अपॉन बाई। तो यहां से k की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो कितनी आ जाएगी, आपका x इंटू बाई आ जाएगी। और ये आपका क्या है, k की, ये x और y के रेस्पेक्ट में करस्पॉन्डिंग वैल्यू है जो कि आपका क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी कि x और y जब भी आप इनकी वैल्यू कितनी भी इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, यहाँ पर x और y का जो प्रोडक्ट आएगा वो आपको हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। आई थिंक आपको इसका मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इस टॉपिक पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यू टाइप का है। इसमें हम ये देखते हैं कि एक्स और वाई क्या है, आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, ठीक है। एक्स और वाई क्या है, आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 13 गिवन है, वाई की वैल्यू 39। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू को लेकर यहाँ पर बात हुई है कि कौन सा पेयर ऐसा है जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन की, तो आपने ये देखा था कि जो के की वैल्यू है वो एक्स अपॉन वाई के रेशियो की फॉर्म में होने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम के की वैल्यू पता करेंगे तो के इक्वल टू कितना आएगा, एक्स अपॉन में वाई। x की जगह यहाँ पर आपको क्या पुट करना है, 13, और y की जगह 39। अब इसमें 13 से 39 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका k की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 1/3। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1/3 ये आपको मैच करनी है, और जिस ऑप्शन से मैच नहीं करेगी वो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, पॉसिबल नहीं होगा और इसको फॉलो नहीं करेगा। सबसे पहले ए वाला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर k की वैल्यू क्या है, x अपॉन बाई। x की जगह 1 है और y की जगह कितना है, 3। x की जगह 1, y की जगह 3। तो ये आपका वैल्यू 1/3 के सिमिलर है, तो ये तो आपका पॉसिबल हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन पर चलते हैं, बी पर। बी में k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आपका कितना, x की जगह 17 और y की जगह 51। तो 17 अपॉन 51 जब आप करोगे तो ये आपका कट जाएगा, तो ये भी आपका कितना आएगा, 1/3। तो ये भी आपका वैल्यू मैच कर जाएगी इस k की वैल्यू से।
इसके बाद थर्ड ऑप्शन पर हम आते हैं। थर्ड ऑप्शन में k की वैल्यू आप जब फाइंड करते हो तो x की जगह 30 है और y की जगह 10, तो 30 अपॉन में जब आप 10 करोगे तो आपको इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी 3/1। 3/1 यानी कि ये इसकी क्या है रिवर्स है, मतलब ये वैल्यू आपकी पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि ये इसको फॉलो नहीं करती है। इसके बाद आप चाहो तो डी ऑप्शन चेक कर सकते हो, वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका आंसर पहले ही आ चुका है। तो डी ऑप्शन में k की वैल्यू आप फाइंड करोगे, x की जगह 6 और y की जगह 18, तो 6/18 किसके इक्वल आएगा 1/3 के, मतलब ये भी आपका वैल्यू क्या हो जाएगी पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चूंकि आपका एमसीक्यू टाइप से आपको गिवन है। इसमें ये गिवन है आपको एक कार है जो कि डिस्टेंस कवर कर रही है, एक डिस्टेंस है जिसको कवर करती है 40 मिनट में। टाइम आपका 40 मिनट के रेस्पेक्ट में गिवन है, यूनिट मिनट में है। एवरेज स्पीड किस एवरेज स्पीड से कवर करती है 60 किलोमीटर पर आवर, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर यूनिट्स का ध्यान रखना है। टाइम यहाँ पर मिनट में गिवन है और आपको यहाँ पर जो स्पीड की जो यूनिट गिवन है वो किलोमीटर पर आवर के रेस्पेक्ट में गिवन है। मींस आपको यहाँ पर यूनिट सेम करनी पड़ेगी। टाइम जो कि 40 मिनट था इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है आवर के टर्म्स में। आवर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 60 से डिवाइड करना है, तो 60 से जब डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा 2/3 आवर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। द एवरेज स्पीड टू कवर द सेम डिस्टेंस यानी कि आपका डिस्टेंस क्या है आपका सेम रहेगी और उसको कवर करना है किसमें 30 मिनट में। चलिए 30 मिनट को भी हम लोग किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं आवर के टर्म्स में। तो 30/60 जब आप करोगे तो कितना आएगा ये 1/2 आवर। क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड टाइम और डिस्टेंस में जो रिलेशन होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। यहाँ पर डिस्टेंस है वो क्या दे रखी है सेम दे रखी है, यानी कि ये क्या है कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट, मतलब इसको हम k कंसीडर कर सकते हैं। तो डिस्टेंस है वो आपका किसके इक्वल हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम के। तो यहाँ पर अगर स्पीड हम s1 लेते हैं तो ये t1, और अगर हम स्पीड में चेंज कर रहे हैं यानी कि s2 कर रहे हैं तो टाइम में भी आपका चेंज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमें इस रिलेशन का यूज करना है। सबसे पहले स्पीड 1 यानी कि आपको स्पीड जो कार की पहले दे रखी थी वो कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर। उस स्पीड से जो डिस्टेंस है वो कवर हो रही है कितना 2/3 आवर में, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2/3 टाइम था ये, ठीक है 2/3 इक्वल टू स्पीड जो आपको सेकंड आपका जो चेंज किया गया है स्पीड में वो आपको पता करना है, और टाइम आपको जो दिया है वो 30 मिनट जिसको हमने आवर के रेस्पेक्ट में चेंज किया था 1/2 में। ठीक है, 3 से ये कट जाएगा 60, 20 टाइम 22 जा कितना आएगा आपका 40। तो यहाँ पर S2 जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी 22 जब 40, इसको जब हम इधर लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का, यानी कि आपका कितना आएगा 80 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है, आंसर इसका आपको मिल जाएगा ए ऑप्शन 80 किलोमीटर पर आवर। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में गिवन है, और यहाँ पर बात की गई है किसकी रोम्बस की। तो आपको पता होना चाहिए रोम्बस कैसे क्या शेप है उसको। चलो ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर रोम्बस जब हमने ड्रॉ किया तो इस तरीके का हमने आपका रोम्बस ड्रॉ किया, ठीक है, लग नहीं रहा है लेकिन ये रोम्बस ही है आपका। ठीक है, रोम्बस क्या रहेगा जिसमें सारी साइड्स इक्वल होंगी। एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये x है तो ये भी x, ये भी x और ये भी x। ठीक है, एंड इट्स पेरीमीटर आर इन प्रोपोर्शन। यहाँ पर ये बताना है कि इसकी जो रोम्बस है उसकी साइड्स और पेरीमीटर ये किस प्रोपोर्शन में होंगे, डायरेक्ट में या इनवर्स में। तो यहाँ अगर हम बात करें रोम्बस के पेरीमीटर की, पेरीमीटर को चलो मान लेते हैं p। पेरीमीटर क्या होता है आपका सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। सारी साइड्स का आपको क्या करना है सम करना है। सारी साइड का सम करेंगे तो x को 4 टाइम सम करने पर पेरीमीटर जो आएगा वो क्या आएगा 4x। यानी कि जो पेरीमीटर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके x के, और x क्या है यहाँ पर साइड। तो यहाँ पर जो पेरीमीटर है वो साइड के क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली। अगर यहाँ पर पेरीमीटर 1/x आता तो यहाँ पेरीमीटर इक्वल टू अगर 4/x आता तब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स आपका दे रखा है 80 अमृता है वो 18 आवर में कितनी 720 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो यहाँ पर 18 आवर में 720 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की जा रही है, तो आपको ये बताना है कि 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर जो स्पीड है वो आपकी क्या रहेगी, स्पीड जो है अमृता की वो सेम रहेगी दोनों टाइम पर। स्पीड सेम है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस 1 अपॉन टाइम 1 अगर हम रखते हैं तो ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, डिस्टेंस जब चेंज होती है तो आपका टाइम भी चेंज होगा। यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। अब डिस्टेंस 1 जो है वो आपको क्या गिवन है 720, और उसको कवर करने में कितना टाइम लगता है 18 इक्वल टू डिस्टेंस 2 आपको दे रखी है 360 किलोमीटर, और इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा T2 ये आपको पता करना था। तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी 360 इंटू 18
डिवाइड बाय 720, इससे कट जाएगा कितना 2 टाइम, 2 से कट जाएगा कितना 9 टाइम। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 9 आवर। तो आपको टाइम पता करना था, टाइम का जो आंसर आ जाएगा वो आपका 9 आवर सही हो जाएगा। आई थिंक आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ी सी लैंग्वेज दे रखी है, इसको देखकर कई बच्चे डर जाएंगे और उसको पढ़ेंगे भी नहीं, जबकि ये काफी आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखो मैथमेटिक्स का क्या होता है, एक रूल है कि कोई भी क्वेश्चन आपको अगर टफ लग रहा है ना, तो उसको एक बार उसकी लैंग्वेज को आप पढ़ के अगर समझने की कोशिश करोगे तो आपके लिए वो आसान बन जाता है, क्योंकि क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही छिपा होता है। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो अंडर द कंडीशन दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि टेम्परेचर को हमने क्या कंसीडर किया यहाँ पर कांस्टेंट। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो जो वॉल्यूम है किसका, गैस का, ये क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके प्रेशर के। तो अगर हम बात करें यहाँ पर वॉल्यूम की ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वॉल्यूम 1 इंटू प्रेशर 1 इक्वल टू किसके आ जाएगा, वॉल्यूम 2 इंटू प्रेशर 2 के, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब भी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में दो क्वांटिटीज होती हैं तो उनके मल्टीपल अगर हम करेंगे क्वांटिटी में चेंज करेंगे तो उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट क्या रहेगा उनका, वो सेम रहेगा। अब यहाँ पर वॉल्यूम जो फर्स्ट दे रखा है वो आपका कितना दे रखा है 360 क्यूबिक सेंटीमीटर। आपको यूनिट चेक करनी है। यहाँ पर वॉल्यूम 1 है 360 क्यूबिक सेंटीमीटर और उसके रेस्पेक्ट में जो करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर गिवन है वो आपको कितना गिवन है 360 mm इंटू 360 mm इक्वल टू वॉल्यूम 2 की अगर हम बात करते हैं तो वॉल्यूम 2 जो आपको गिवन है वो आपका कितना गिवन है 720 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये भी आपको सेम में गिवन है, सेम यूनिट में। तो ये 720 ये कितना था आपका 630, सॉरी हाँ यहाँ पर आपका 360 लिख दिया है, इसको करेक्ट कर लो, इसकी जगह आपका 630 करना है हमें, ठीक है। तो ये 630 इंटू 360 इक्वल टू 720 इंटू क्या आएगा आपका प्रेशर 2 हमें पता करना था, तो प्रेशर 2 इक्वल टू 630 इंटू 360 डिवाइड बाय 720 कर देंगे। तो इससे कट जाएगा 2 टाइम और 2 से कट जाएगा 315। तो इसका जो आंसर आएगा प्रेशर का वो कितना आएगा 315 mm। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 315 mm सही हो जाएगा। आपको देखकर ये लग रहा होगा कि हाँ क्वेश्चन देखने में तो बड़ा है लेकिन इसके सॉल्यूशन पे आप जाएंगे तो काफी आसान है, बस लैंग्वेज आपको बस इसकी अच्छे से समझनी है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक हॉस्टल है जिसमें आपकी 15 गर्ल्स हैं और उनके लिए जो फूड प्रोविजंस है वो आपका कितने दिन के लिए अवेलेबल है 40 डेज के लिए। तो 50 जो गर्ल्स हैं, देखो गर्ल्स हैं और उनके रेस्पेक्ट में जो डेज हैं, इनके बीच में हमें ये देखना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा है कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ गर्ल्स अगर इंक्रीज कर जाएंगी तो उनको फूड को खत्म करने में जो डेज होंगे वो आपके क्या लगेंगे, कम लगेंगे। और अगर गर्ल्स का नंबर अगर डिक्रीज करेगा, यानी कि गर्ल्स के नंबर को अगर हम कम कर देंगे तो उनके फूड को खत्म करने में जो डे लग रहे हैं वो आपके क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। वो आपके क्या करेंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। यानी कि जो गर्ल्स हैं और उनके रेस्पेक्ट में जो डेज हैं वो आपके क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब गर्ल्स इंटू डे 1 इक्वल टू गर्ल्स 2 इंटू डे 2, गर्ल्स का नंबर चेंज हो रहा है तो हमने गर्ल्स 2 लिया। अब पहले 50 गर्ल्स आपको गिवन है, 50 गर्ल्स हैं और वो कितने दिन में फूड को खत्म करते हैं 40 डेज में। गर्ल्स का नंबर 30 मोर गर्ल्स ज्वाइन द हॉस्टल, यानी कि पहले 50 गर्ल्स थी और अब आपका गर्ल्स कितनी हो जाती हैं 30 और ज्वाइन कर लेती हैं, तो टोटल 80 गर्ल्स हो जाएंगी। तो उनको फूड को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, कितने डेज लगेंगे, ये आपको फाइंड करना था। तो ये 50 इंटू 40 डिवीजन में पहुंच जाएगा ये इधर जाकर, तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, ये 80 आ जाएगा। 40 से इसको कट करेंगे 2 टाइम, इसको कट करेंगे 25, इसका जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा 25 डेज। अगर गर्ल्स का नंबर इंक्रीज कर जाता है 30 और गर्ल्स ज्वाइन कर लेती हैं तो उनको अब जो फूड है उसको खत्म करने में केवल 25 डेज लगेंगे, यानी कि गर्ल्स का नंबर इंक्रीज कर रहा है तो नंबर ऑफ डेज आपके 40 से डिक्रीज करके 25 हो जा रहे हैं। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब एक पैकेट है स्वीट्स का, मिठाइयों का पैकेट है, रक्षाबंधन का सीजन चल रहा है तो मिठाइयों की देखो बात की गई इस क्वेश्चन में भी। was distributed among 10 children, यानी कि उनको 10 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एंड ईच ऑफ देम रिसीव्ड 4 स्वीट्स, यानी कि सबको 4 पीस ऑफ स्वीट्स मिलते हैं। इफ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 8 चिल्ड्रन, हाउ मेनी स्वीट्स विल ईच चिल्ड्रन गेट, यानी कि अगर यहाँ पर हम चिल्ड्रन और स्वीट के बीच में अगर हम रिलेशन देखें, चिल्ड्रन और स्वीट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है, तो चिल्ड्रन और स्वीट्स के रेस्पेक्ट में अगर हम रिलेशन देखेंगे तो अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर इंक्रीज करते हैं तो उनको जो स्वीट्स नंबर ऑफ पीसेस जो मिलेंगे स्वीट्स के वो आपके कम मिलते जाएंगे, क्योंकि बच्चों का नंबर अगर बढ़ेगा तो आपका नंबर ऑफ स्वीट्स का जो क्वांटिटी है वो आपका डिक्रीज करती जाएगी, और चिल्ड्रन अगर हम डिक्रीज कर देंगे, कम कर देंगे, तो स्वीट्स की क्वांटिटी इंक्रीज कर जाएगी। क्योंकि ये बोला गया है
कि 8 चिल्ड्रन में आपका डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पर चिल्ड्रन और जो स्वीट्स है उनके बीच में आपका जो रिलेशन है वो आपका क्या है, इनवर्स रिलेशन है। यानी कि चिल्ड्रन 1 इंटू स्वीट 1, स्वीट 1 मतलब पीस ऑफ आपकी जो स्वीट्स हैं इक्वल टू चिल्ड्रन 2 इंटू स्वीट्स 2। पहले चिल्ड्रन कितने थे 10 और उनको कितने स्वीट्स के पीस मिलते थे 4। अब चिल्ड्रन कितने रह जाते हैं 8 रह जाते हैं, यानी कि 2 चिल्ड्रन चले जाते हैं। स्वीट्स आपको बताना है कि स्वीट्स की क्वांटिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि 10 इंटू 440 डिवाइड बाय आपका कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ पर इसको कैंसिल आउट कर लो, 2 टाइम 2 से कितना 5, यानी कि अब उनको जो नंबर ऑफ जो स्वीट्स मिलेंगी वो आपके क्या मिलेंगे 5 स्वीट्स मिल जाएंगे उनको। ठीक है, कितने मिल जाएंगी 5 स्वीट्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 5 स्वीट्स आ जाएगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर मान लो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है कि बताओ टोटल स्वीट्स के जो पीसेस कितने हैं, टोटल स्वीट्स के जो पीसेस हैं वो कितने हैं, तो टोटल नंबर 10 है चिल्ड्रन का और हर चिल्ड्रन को कितने स्वीट्स मिलते हैं 4। तो 10 इंटू 4 करोगे कितना आ जाएगा 40। क्वेश्चन आपने पता किया था 8 चिल्ड्रन के रेस्पेक्ट में 5 था, 8 इंटू 5 करोगे तब भी आपका आंसर इसमें 40 ही रहेगा। तो ये उसके लिए जब आपको नंबर ऑफ स्वीट्स की क्वांटिटी पूछ ली जाती है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बात की गई कितनी काउज की, 44 काउज हैं। किसी एक फील्ड को वो ग्रेस करते हैं और 9 डेज में उसको कंप्लीट खत्म कर देते हैं। इसके बाद हाउ मेनी लेस और मोर, यहाँ पर नहीं बताया गया कि कितनी काउ और जिनकी हमें जरूरत है ताकि जो फील्ड है उसको वो ग्रेस कर जाए कितना 12 डेज में। पहले 9 डेज थे, अब आपका 12 डेज में उसको खत्म करना है। तो यहाँ पर अगर हम काउ और डेज के बीच में अगर हम रिलेशन देखें, काउज और डेज के बीच में, तो अगर काउज का नंबर इंक्रीज करते हैं तो डेज का नंबर आपका क्या हो जाएगा जिसमें वो खत्म करते हैं फील्ड को वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ काउज ज्यादा होंगी तो आपका जल्दी से खत्म कर लेंगे फील्ड को। और अगर काउ का नंबर अगर डिक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ डेज क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। तो यहाँ पर काउज जो डेज के होंगे वो क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ पर काउ 1 इंटू डे 1 इक्वल टू काउ 2 इंटू डे 2। मतलब अगर फील्ड को 12 डेज में हमें कंप्लीट करना है तो हमें काउ का नंबर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। पहले 44 काउस थी, अब आपका कुछ कम हो जाएंगी, मान लिया हमने कि वो x कम हो जाएंगी, x की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। और उनको अब डेज कितने लग रहे हैं आपके 12 डेज। पहले काउ कितनी थी 44 और उनको डेज कितने लगते थे 9 डेज। अब इसको जब सॉल्व करते हो तो 3 से 3 टाइम कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 4 टाइम, 4 से 44 को कट कर देंगे 11 टाइम। 11 और 3 का जब मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है 33 इक्वल टू 44 माइनस का x। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करेंगे आप, अदरवाइज आपका क्वेश्चन है आता हुआ गलत हो जाएगा। 44 माइनस का 33 करने पर आपको कितना मिलता है 11। यानी कि 11 जो काउज हैं अगर इनको हम डिक्रीज कर दें यानी कि कम कर दें, लेस कर दें, तो आपका क्या है कि जो फील्ड है वो 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आई थिंक आज की क्लास से आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी डेफिनेशन आप एक बार पढ़ के उसके बाद क्वेश्चन लगाते हैं तो आपके लिए ज्यादा आसान रहता है। ये जितने भी आपके क्वेश्चन है इसमें सारे टाइप्स को हमने कवर करने की कोशिश की है। इस वीडियो को अगर आप एक बार में अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो एक बार रिपीट करके फिर देखना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल जाए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।